Chapter number 2, Acts passed under the British Crown 1858 to 1947. The question number first is, read the following statements with reference to the Indian Council Act 1861 and choose the correct option. पहला स्टेटमेंट है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट total members of Executive Council of Governor General became 7. So this question is a prime example of what we should read and what we should not read. ये क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ PCS प्री 2021 में। जो भी क्वेश्चन घटना चक्र में छत्तीसगढ़ PCS, झारखंड PCS, राजस्थान PCS में आए हैं, उन पर हमें बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि घटना चक्र में क्वेश्चंस यूपी PCS और BPSC में टू द पॉइंट आते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी यूपी PCS और BPSC में नहीं आए हैं और कभी आएंगे भी नहीं, तो इन पर हमें टाइम नहीं लूज़ करना है और इन फैक्ट्स को हमें स्किप कर देना है। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर second. Question number second is also asked in the छत्तीसगढ़ PCS. छत्तीसगढ़ PCS का जो सिलेबस है वो काफ़ी अलग है और वो लोग काफ़ी अलग ही सवाल पूछते हैं। यूपी PCS के जब हम PYQs उठाकर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हमें कहीं भी नहीं मिलते हैं। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, under which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? So after 1858, 3 council acts were passed: Council Act of 1861, Council Act of 1892 and Council Act of 1909. In Council Act of 1892, the power to discuss the budget was granted, so the answer would be B. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंक्रीज्ड द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. द काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू डिस्कस द बजट बट नॉट द पावर टू वोट. वोटिंग पावर नहीं देंगे. द एक्ट परमिटेड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव विद प्रायर नोटिस ऑफ 6 days. तो ये 6 days हमें याद रखना है. हो सकता है कभी फैक्ट्स में ये पूछ लें, लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि द पावर टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वाज नॉट गिवन. द लेजिस्लेचर्स वर ओनली गिवन द पावर टू आस्क क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हम नहीं पूछ सकते थे उस टाइम में, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना आज इंडियन पार्लियामेंट्री का नॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया? तो ये बहुत ही फेमस काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी फेमस है. और मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इंडियन मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी स्पीच में कहा था कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज़ ड्यू टू दिस एक्ट, और लॉर्ड मिंटो को इन्होंने पार्टीशन की वजह बताया था. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस्ड ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी एंड thus sowed the seeds of separatism that eventually led to the partition of India. Let us move to question number 5. The act of 1909 was associated with, अभी हमने पढ़ा, इट वॉज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज क्रिएटेड? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था. तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन जो फेडरल कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इस्टेब्लिश किया गया था. तो इसका आंसर हो जाएगा डी.
मीन्स नन ऑफ द अबव। इसके एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ लिखी है। और हमारे जो फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर मॉरिस गॉयर। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? रिपीट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये बोला गया था कि फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन इस्टेब्लिश होते होते 2 साल लग गए थे, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड at the central level? So diarchy was introduced at the central level through Government of India Act 1935। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डायरकी इस्टेब्लिश की गई थी प्रोविंसेस में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरकी इस्टेब्लिश की गई थी एट द सेंट्रल लेवल। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साइलेंट फीचर्स दिए गए हैं कि डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल, और जो प्रोविंशियल डायरकी इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, वो एबॉलिश कर दी गई थी, और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करने की बात बोली गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स उसके पार्ट होंगे। सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट तो रहेगी जब तक ब्रिटिश इंडिया में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम 1937 एंड Council of Secretary of State for India was abolished। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बनाया गया था। काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसे अबॉलिश कर दिया जाता है, और फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। मॉरिस ग्वायर इसके चीफ जस्टिस थे। वी हैव कवर्ड दिस इंफॉर्मेशन। एंड सेंट्रल बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड, जिसे हम आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, थ्रू दिस एक्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वी हैव स्टडीड इट। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्वेश्चन है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। तो हम पढ़ चुके हैं कि 1935 से सेंटर में डायरकी आई और 1919 से प्रोविंसेस में डायरकी आई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो हुआ था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ये हुआ था काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से। एंड थर्ड स्टेटमेंट, डिवॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्लेनेशन में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल गवर्नर्स के अंदर थे और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर थे, जबकि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो मिनिस्टर्स के अंदर थे, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल थे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया गया था सिख्स को, यूरोपियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को और एंग्लो इंडियंस को। दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। तो हम पढ़ चुके हैं कि डायरकी का मतलब है डिवीज़न ऑफ पावर्स इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। जो पहला स्टेटमेंट है, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, इसे डायरकी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बाई कैमरलिज्म। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इसे कहते हैं फेडरलिज्म। एंड हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर, ये तो फालतू का स्टेटमेंट है, सो आंसर वुड बी डी। इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, जैसे पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस एंड इरिगेशन, ये गवर्नर ने अपने पास रखे थे। और जिन सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वो थे लेस इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया था। तो हमें बताना है कि इनमें से रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो गवर्नर ने खुद के पास अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रखे थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो गवर्नर ने अपने पास रखा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेसर इम्पॉर्टेंस का सब्जेक्ट्स है, तो गवर्नर ने अपने पास नहीं रखा। लैंड रेवेन्यू इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड पुलिस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, तो आंसर वुड बी 1, 3, 4, आंसर वुड बी सी। इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ दिया नहीं है, कुछ और सब्जेक्ट्स दिए हैं जो हमें याद करने हैं कि रिजर्व लिस्ट में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रेस थी, लैंड रेवेन्यू, फॉरेस्ट, वाटर, लेबर डिस्प्यूट सेटलमेंट, एग्रीकल्चर लोन्स, पुलिस एंड प्रिजन था। इतने सब्जेक्ट्स रिजर्व्स थे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें लेसर इंपॉर्टेंस के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एजुकेशन थे। क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्ट्स एस्टैब्लिश्ड अ डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। वी नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से प्रोविंसेस में, 1935 से सेंट्रल में। तो इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में फिर से रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की बात करी गई है। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हमने नहीं पढ़े पहले, इस जो इसमें एक्स्ट्रा दिया है वो है फाइनेंस, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स सारे कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। सो बाई कैमरलिज्म आया था इंडियन लेजिस्लेचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। आंसर वुड बी सी, एक्सप्लेनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वी कैन नॉट रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड एग्जामिनेशन में ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा नुकसान होगा। इससे अच्छा इसे पढ़ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। सो वी नो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 16, द Montague-Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21। ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, बट ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21 ऐसा तो अंग्रेज कर ही नहीं सकते। इन्होंने तो इंडियंस को भी राइट्स नहीं दिए थे वोटिंग के। तो ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21 डेफिनेटली नॉट करेक्ट, and the Government of India Act of 1935 gave women reserved seats in legislature. This statement is correct. So the answer would be B2 only. Explanation देख लेते हैं कि in 1918 when British granted limited suffrage to women property holders, the law did not apply to British citizens in other parts of the empire. इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं था। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडियाज वुमेंस डेपुटेशन लेड बाई सरोजनी नायडू सैमुअल मॉन्टेग देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के पास गई थी इंडियन वुमेन्स की डिमांड्स के लिए। and nothing more is important in this explanation. Question number 17,
with reference to Indian civil services, which of the following statements is are correct? पहला स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया, करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट, इन द इंडियन सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वॉज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस, करेक्ट है. तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया. 1922 से स्टार्ट हुआ, पहले इलाहाबाद में और फिर दिल्ली में. एंड इन 1921 इन इंडियन सिविल सर्विस द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वॉज मोर एज कम्पेयर टू यूरोपियंस. क्वेश्चन नंबर 18, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विद 120 मेंबर्स वर क्रिएटेड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वॉज क्रिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1919. Established by King Emperor George V. एंड इस चैम्बर में प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया थे वो अपनी वॉइस, अपनी नीड्स को बोलते थे. नाम ही है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस. तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो बोलेंगे उनकी क्या डिमांड है. इसमें एक इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि जो मीटिंग इनकी प्रिजाइड होती थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की, वो वाइसराय ऑफ इंडिया करते थे. एंड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एन एडवाइजरी बॉडी थी. जो फर्स्ट चांसलर थे इस चैम्बर के वो थे महाराजा ऑफ बीकानेर. उनका नाम था गंगा सिंह. क्वेश्चन नंबर 19, विच, ये देखिए राजस्थान असेंबली का क्वेश्चन है, नॉट इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से कौन से इलेक्शंस हुए थे? 1926 के इलेक्शन हुए थे, 1945 के इलेक्शंस हुए थे. ये एज अ फैक्ट हमें याद रखना है क्योंकि 1937 के जो इलेक्शन हुए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुए थे. क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज हेल्ड. तो फिर 1945. ये देखिए MPPCS का क्वेश्चन है. द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ. तो इसके आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं. तो उसमें प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो ओरिजिनल पावर थी वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से ली गई थी, लेकिन जो आर्टिकल 1, 2, 3 के अंडर पावर है वो इंस्पायर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. अब इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी. तो इसका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी. ब्रिटिश वर द रूलर्स हु वर अनइलेक्टेड, सो देयर वाज नो डेमोक्रेसी. तो इस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी. एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं पढ़ने के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स. सो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ही ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए बोला था जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स मेंबर होंगे. सो जो सेंट्रल और स्टेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इंस्पायर थी. नाउ क्वेश्चन इज विच
वन अमंग दिस द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सैलियंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा सैलियंट फीचर नहीं है? पहला स्टेटमेंट है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ये तो है। रेजिडरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि रेजिडरी सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वॉइस राय ने अपने पास रखे थे। एंड आज भी जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं उस पर सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है, वो स्टेट्स के पास नहीं है। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि हम कम्प्लीटली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, उसमें रेजिडरी सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसका मतलब बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पढ़ लेते हैं एक बार। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, this statement is also not correct, but this is not as salient feature as B is, because the beginning of the provincial autonomy started through Council Act of 1861 and it abolished hierarchy at the provincial level and introduced it at the center. ये गलत है, so B would be our answer. Explanation: residuary subjects were neither allocated to central nor provincial legislatures. Residuary powers were vested in the viceroy. Now question number 25. Which among the following introduced the provincial autonomy in British India? Cabinet Mission, Simon Commission, Government of India Act 1935, Government of India Act 1919. तो provincial autonomy गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नया नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, ए फेडरल सिस्टम एंड डायरार्की एट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई। डायरार्की एट द सेंटर हमें पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, एंड फेडरल सिस्टम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, फिर वही क्वेश्चन रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पॉलिटी, फिर क्वेश्चन रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्वेश्चन नंबर 29, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर्स वर गिवन। Neither federal legislature nor provincial legislature nor provincial governors, it was given to viceroy, लेकिन viceroy ऑप्शन में नहीं है, गवर्नर जनरल ऑप्शन में है, so we would take गवर्नर जनरल एज द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज, इसे हम कहते थे फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो ये तो फैक्ट की तरह याद कर लेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडिया। Question number 31. Which one of the following is not an important permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन सा परमानेंट फीचर नहीं था? तो ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, ये नहीं था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये तो था। इन्वेसेजिंग अ स्कीम ऑफ फेडरेशन, ये भी था। एंड नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर, ये भी था। सो ए वुड बी आवर आंसर। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि provision for a written constitution for the country was not mentioned in the Government of India Act 1935, and then nothing is important given here. Question number 32, why is the Government of India Act 1935 important? It is the main source of the Constitution of India. Yes. It gave independence to India. No, India was given independence by Indian Independence Act 1947. It envisages partition of India. No, partition of India was envisaged by Mountbatten Plan, and it abolished the native states. No, it has nothing to do with the native state. It ensured the freedom of provinces. So जितना था मैंने बता दिया है. So this is nothing important. Question number 33.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, हमने अभी पहले ही पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स में दैट इट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया इन 1937। सो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and making of the constitution that we will cover in the next video.